हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? राधे राधे। दोस्तों नेट प्रॉब्लम के कारण ये क्लास है ना आपकी प्रीमियर है, तो लाइव के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नेट नहीं चल रहा था दोस्तों। और अनअकैडमी पे दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट नेट जेआरएफ के लिए कंप्लीट है और सेकंड पेपर जोग्राफी के अलावा भी 21 सब्जेक्ट और है। यदि आप कोई सा भी अनअकैडमी पे आपका कोई भी सब्जेक्ट और इसके लिए अगर आपको प्लस कोर्स अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है तो इसके लिए रेफरल कोड है मेरा राजेंद्र 10। 1 जुलाई से नेट की फ़ीस बढ़ रही है। एक मंथ की 2900, तो न्यू फीस भी 2900 ही है। 3 मंथ की 6250, तो ये भी 6250 है। 6 मंथ की 11250 बढ़ाकर 11600। 12 मंथ की जो है 13750, तो 14500। और 24 मंथ की 20000, तो 20000। तो ये फीस 6 और 12 में चेंजेज है। 5 दिन 4 दिन आपके पास में, कहाँ 3 दिन ही बच रहे हैं अभी तो एनरोल कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों। सुनहरा अवसर है, 30 जून 12 बजे तक आपको पास में ऑफर है, कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे आपका पेपर फर्स्ट के साथ में 21 सब्जेक्ट भी रनिंग में है। 21 सब्जेक्ट चल रहे हैं पेपर 1 और पेपर 1 के साथ में सेकंड पेपर। तो जो भी है उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए रेफरल कोड यूज करें मेरा राजेंद्र 10। राजेंद्र 10 ये मेरा रेफरल कोड है। ये राजेंद्र 10 मेरा रेफरल कोड यूज करें, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लस में 2 कोर्स देखने को मिलेंगे, एक आइकॉनिक है और एक प्लस है। आइकॉनिक प्लस में अंतर क्या है? प्लस में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, क्यूज और पीडीएफ वगैरह ये सारी मिल जाएंगी। लेकिन आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, वीकली व्यू आपको जो वीकली आपका जो क्या बोलते हैं उसको, वीकली की यानी कि 7 दिन के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा इसका एनालिसिस आप कर सकते हो। वीकली व्यू जिसको बोलते हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आईकॉनिक थोड़ा एडवांस है। दोनों में आप कर सकते हैं। फीस 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड यूज करोगे राजेंद्र 10, तो आपको 10% इसकी फीस में क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा दोनों में, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। भारत के भूगोल के यहाँ क्वेश्चन है, उनकी अपन बात करेंगे आज। क्या क्या क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का प्रथम उच्च तकनीकी समुद्री पतन कौन सा है? भारत का प्रथम उच्च तकनीकी समुद्री पतन कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो हाई टेक्निक से युक्त है? क्लोन है, नागपत्तनम है, पारादीप है, नावा सोवा है। तो ऐसा कौन सा भारत का बंदरगाह है जो आपके हाई टेक्निक से युक्त है? हाई टेक्निक से युक्त है, पूरा का पूरा यानी कि कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज हाई टेक्निक से युक्त बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना, नावा सोवा। नावा सोवा बंदरगाह है, नावा सोवा बंदरगाह याद रखना। तो नावा सोवा बंदरगाह अरब सागर की तट पर है, अरब सागर की ओर है। दूसरी बात करूं, भारत के पश्चिम तट पर है। भारत के कौन से तट पर है? भारत के पश्चिम तट पर है। नावा सोवा बंदरगाह का जो निर्माण किया गया था, वो क्यों किया गया था? तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, कम करने के लिए।
करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नावा सुवा बंदरगाह का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो अरब सागर के तट पर है, भारत के पश्चिम तट पर है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ तक नौकागम्य है, यानी कि गंगा नदी में कहाँ तक नाव चलाई जाती हैं। गंगा नदी में कहाँ तक नाव चलाई जाती हैं? हरिद्वार और कानपुर के बीच में, इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में, पटना और कोलकाता के बीच में, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। तो कहाँ तक गंगा नदी में नाव चलाई जाती है? गंगा नदी में तो आपने सुना होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी के ऊपर है। जो कौन सी नदी पर है? गंगा नदी के ऊपर है। तो इसमें नाव कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है? तो गंगा नदी में नाव चलती है हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में। हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में नाव चलाई जाती हैं गंगा नदी में। हल्दिया आपको पता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह के हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया, है। हल्दिया बंदरगाह है, इसमें कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर स्थित है। तो गंगा नदी जो है ये हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में नौगम्य है, नाव चलाने योग्य है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। जन्म काल के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष में कितनी है? प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है? गर्भवती महिलाओं में रक्त अल्पता कितनी है? और संसद में जितनी सीटों पर महिलाएं हैं वो कितनी है? संसद में जितनी सीटों पर महिलाएं हैं वो कितनी है? ये परसेंटेज में आपको बताना है। जन्म काल के समय जीवन प्रत्याशा कितनी होती है वर्षों में? तो इसका सही आंसर है 63.3 वर्षों में बताना है, 63.3। दूसरा है प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है? प्रौढ़ साक्षरता दर ये है 43.5, 43.5 ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं में रक्त अल्पता कितनी है? 88। कितनी है बच्चों? 88, ठीक है। और संसद में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 8.9%, 8.9%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है बी। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपकी तो हवा और धुआं दोनों ही चली गई। तो पूछ क्या लिया? पूछ ही लिया है ये, ध्यान रखना है। जन्म काल के समय जीवन प्रत्याशा 63.3 है। प्रौढ़ साक्षरता की जो दर प्रतिशत में है 43.5 है। गर्भवती महिलाएं की रक्त अल्पता 88 है। संसद में जितनी सीटें हैं महिलाओं के लिए उनका परसेंट 8.9 है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से अंकित 4 क्षेत्रों को जो निम्नलिखित जनसंख्या सिंचाई विशेषता का वितरण दर्शाते हैं सुमेलित करना है। अब देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो देखो एक तो सुसिंचित क्षेत्र है। दूसरा दिया हुआ है कि सन 1991 में 45 से 50 तक का प्रतिशत साक्षरता दर कौन से क्षेत्र में? 1991 में साक्षरता दर 45 से 50% थी। फिर 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। और 1981 से 1991 में
25 से 30% जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है। अब सही उत्तर चुनना है आपको, यहाँ पे आपको सही उत्तर चुनना है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करो। सुसिंचित क्षेत्र कौन सा है? जहां सिंचाई की सुविधा अच्छी हो उसे बोला जाता है सुसिंचित क्षेत्र। तो इनमें सुसिंचित क्षेत्र कौन सा है? और 1991 से 1945 तक प्रतिशत कितना है? जनसंख्या का साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? और फिर उसके बाद में पूछ रहा है 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कहाँ पे है? और फिर कह रहा है कि 1981 से 1991 में 25 से 30% जनसंख्या वृद्धि दर इतनी रही है। तो देखो ध्यान से समझ लेना, आपको बता देते हैं 4 नंबर। ये जो एरिया है ये आपको बता रहा है किसको? सुसिंचित क्षेत्र, सुसिंचित क्षेत्र 1 नंबर। 3 नंबर आपको किसको बता रहा है कि साक्षरता की दर, इस वाले पार्ट में साक्षरता की दर रही है 45 से 50%, 45 से 50%। और फिर 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 200 से 400। और इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि थी पहले 25 से 30%, इतनी जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 इस वाले पार्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। कौन से में कौन सा है? जैसे नंदकानन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कांजीरंगा कहाँ पे है, बांधवगढ़ कहाँ पे है, मेलघाट कहाँ पे है। एक तरफ दिया हुआ है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो नंदकानन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मेलघाट नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताने का प्रयास करें कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है। तो देखो नंदकानन उड़ीसा में, नंदकानन कहाँ पे है? उड़ीसा में। ध्यान रखना है नंदकानन उड़ीसा में। कांजीरंगा जो आपका है असम में, कांजीरंगा कहाँ पे है? असम में, जहाँ पे एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और मेलघाट महाराष्ट्र में, मेलघाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। ये तो एक से भी, कांजीरंगा अगर आपको पता है असम, तो बी में 4। अब बी में 4, बस इन दोनों में से ही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ध्यान रखना है नंदकानन आपके उड़ीसा में पड़ता है, कांजीरंगा असम में पड़ता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो आपका है मध्य प्रदेश में है, मेलघाट आपका महाराष्ट्र में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस से एक जीव भौगोलिक प्रांत से संबंधित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं, गर्म अर्ध मरुस्थल है कान्हा किसली एमपी वाला, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र सब ह्यूमिड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो क्या सही आंसर हो सकता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, गर्म अर्ध मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र वन। तो यहाँ पे कान्हा किसली में उष्ण कटिबंधीय उपाद्र वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र वन। अब देखो आप सोच भी नहीं सकते कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस हद तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय उपाद्र वन पाए जाते हैं।
वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उष्णकटिबंधीय उपाद्र वन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुराना नाम, एक तरफ नया नाम, एक तरफ नया नाम, ठीक है, नदियों का, जैसे अश्विनी नदी, परुष्णी नदी, सुतुद्री नदी, बिस्ता नदी। अब इधर दिया हुआ है चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सी नदी का क्या नाम दिया हुआ है। अश्विनी नदी प्राचीन काल में किसे कहा जाता था और वर्तमान में उसका नाम क्या रख दिया गया है। परुष्णी नदी प्राचीन काल में किस नदी को कहा जाता था, वर्तमान में उसका नाम क्या रख दिया। सुतुर्दी नदी किसे कहते थे, विस्ता नदी किसे कहते थे। तो देखो सुमेलित करते हैं इसको। अश्विनी नदी कहा जाता था प्राचीन काल में चिनाब नदी को। अश्विनी नदी प्राचीन काल में चिनाब नदी को कहा जाता था। पुरुषनी नदी रावी नदी को कहते थे। पुरुषनी नदी किसको कहते थे, रावी नदी को कहते थे। और सतुर्दी सतलज को कहा जाता था, सतुर्दी सतलज को, और विस्ता झेलम को, विस्ता झेलम को। तो देखो अश्विनी जो नदी है ये चिनाब नदी को कहा जाता था। पुरुषनी नदी मेरे दोस्तों रावी नदी को कहा जाता था प्राचीन काल में। सुतुर्दी नदी सतलज को कहा जाता था, विस्ता झेलम को। अब आप सुमेलित करो। ए में एक, ए में एक, इसका मतलब बी और सी में से आंसर नहीं होगा, आंसर ए और डी में से होगा, आंसर ए और डी में से होगा। परुष्णी को रावी, ठीक है, तो बी में 3। अब इसमें देखो बी में 3 इसमें भी है और बी में 3 इसमें भी है। फिर देखो सतुर्दी नदी सतलज, तो यहाँ पे आपको चाहिए सी में 4, सी में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आंसर आ गया डी। आंसर क्या आ गया आपका डी। अब आंसर आ गया मेरे दोस्तों डी, ध्यान रखना है। तो ये प्राचीन काल में नदियों के नाम थे जिनके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के उष्णकटिबंधीय समुद्र मत्स्य जाति में समृद्ध है। भारत के उष्णकटिबंधीय समुद्र, उष्णकटिबंधीय समुद्र का मतलब होता है जिनमें टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता हो। समझ में है ना, पानी गर्म रहता हो, ठंडी धाराएं नहीं चलती हो, या ठंडी धाराएं भी हों लेकिन टेम्परेचर अनुकूल हो। तो भारत के उष्णकटिबंधीय समुद्र मत्स्य जाति में समृद्ध है, परंतु देश के आसपास महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र नहीं है। एक जाति विशेष की मत्स्य राशि का अभाव है, अतः इनका वाणिज्य उपयोग नहीं किया जा सकता। एक जाति विशेष की मत्स्य राशि का अभाव है, यानी कि वहाँ पे एक ही टाइप की मछली नहीं पकड़ी जाती है, इसलिए उनका वाणिज्य स्तर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या आंसर सही हो सकता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो देखो भारत के उष्णकटिबंधीय समुद्र मत्स्य जाति में समृद्ध है, लेकिन देश के आसपास महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा है एक जाति विशेष की मत्स्य राशि का अभाव है, यानी कि एक ही टाइप की, एक ही किस्म की, एक ही नस्ल की मछलियों का अभाव है, इसलिए इनका वाणिज्य उपयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब बी बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला सवाल, अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे मित्रों। अक्साई चीन लद्दाख प्रदेश का सबसे निर्जन एवं शुष्कतम भाग है। अक्साई चीन जो है लद्दाख प्रदेश का सबसे निर्जन एवं शुष्कतम भाग है, ठीक है। दूसरा, संपूर्ण क्षेत्र में अत्यधिक वातोड़ अपर्दन की छाप है, वातोड़ अपर्दन की छाप है। तो क्या आंसर हो सकता है। अक्साई चीन वो चीन है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। जिसने क्या किया है, चीन ने 1962 में क्या कर लिया था, कब्जा। अक्साई चीन वो पार्ट है जिसमें चीन ने 1962 में कब्जा किया, यानी कि ये पहले जम्मू कश्मीर का कौन सा पार्ट हुआ करता था, पूर्वी भाग, जम्मू कश्मीर का पूर्वी भाग। अब जम्मू कश्मीर का पूर्वी भाग किस में आ गया है, क्या कौन सा केंद्र शासित बन गया,
लद्दाख बन गया है। अब केंद्र शासित कौन सा बन गया? लद्दाख। तो अक्साई चीन लद्दाख प्रदेश का सबसे निर्जन और शुष्कतम भाग है। बिल्कुल सही है, तभी तो इसको शीत मरुस्थल बोलते हैं। शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, बिल्कुल सही है। संपूर्ण क्षेत्र में अत्यधिक वाटोट अपर्दन की छाप, ये भी सही है। तो ए और आर सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। बी आंसर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है आपको, असत्य कथन चुनना है। कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 मील है। भारत में स्थल सीमा की लंबाई 15,200 मील है, यानी कि भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई 15,200 मील है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 मील है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब ये कह रहा है कौन सा असत्य है। आपको इनमें से असत्य चुनना है, गलत आंसर देना है, और उम्मीद ये है कि सही आंसर देने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि इन ऑप्शनों को देखकर आपको ऐसे लग रहा होगा कि सारे ही ये तो सही है, इनमें तो गलत कोई हो ही नहीं सकता, ऐसी फीलिंग आपको आ रही होगी। तो बच्चों, फीलिंग लेने से कुछ नहीं होता है, आपको इसमें आंसर करना है कि कौन कौन से इसमें से बताना है असत्य है। असत्य बताना है, असत्य बताना है, असत्य बताना है। कौन सा असत्य है? तो देखो, अब देखते हैं कौन सा असत्य है। तो देखो मेरे दोस्तों, भारत के स्थल सीमा की लंबाई, भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर है, न कि मील में है। तो इसका सही आंसर क्या है? 15,200 वर्ग किलोमीटर है। 15,200 वर्ग किलोमीटर है, मील में नहीं है, तो ये गलत हो गया। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 मील है, ये भी गलत हो गया, 6100 किलोमीटर है। ये तटीय सीमा की लंबाई है, ये तटीय सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही, गलत हो गया। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, अब यहाँ पे एक शब्द दे दिया पश्चिमी देशांतर, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे पश्चिम की जगह क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। यहाँ पे पूर्वी देशांतर आएगा। भारत तो पूर्वी गोलार्ध में है ना, देशांतरों की दृष्टि से, देशांतरों की दृष्टि से तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध आना चाहिए। यहाँ पे पश्चिमी देशांतर की जगह पूर्वी देशांतर आना चाहिए। समझ में आया ना? इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें देखो, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो ये तीन इसमें गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे इसमें क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि 15,200 मील नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ग किलोमीटर आएगा। यहाँ पे 6100 मील नहीं आएगा, वर्ग किलोमीटर आएगा। और यहाँ पे पश्चिमी देशांतर की जगह पूर्वी देशांतर आएगा, इसलिए ये गलत है। सही आंसर ये वाला है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? अरब सागर में एलिफेंटा है, रामेश्वर द्वीप है, सालसेट द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। तो अरब सागर में स्थित कौन कौन से द्वीप हैं? एलिफेंटा है, रामेश्वर है, सालसेट है, मिनिकॉय द्वीप है। तो अरब सागर में कौन कौन से द्वीप स्थित है? बताओ। एक दो, एक तीन, एक तीन चार, 1 2 3 4।
तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, देखो एलिफेंटा बिल्कुल सही है, मुंबई के पास में है, बिल्कुल करेक्ट है। रामेश्वर नहीं है, मन्यार खाड़ी में है। ये कहाँ पड़ता है, रामेश्वर पड़ता है मन्यार खाड़ी में। रामेश्वर है मन्यार की खाड़ी में। रामेश्वर मन्यार की खाड़ी में। साल सीट बिल्कुल सही है और मीनिकाय बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। आंसर हो गया 1, 3 और 4, यानी कि अरब सागर में स्थित द्वीप 1, 3 और 4। रामेश्वर तो मन्यार खाड़ी में है ना, तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के पास। तो इसका मतलब ये गलत हो गया है। चलो आगे, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य चुनना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य चुनना है आपको। तो देखो, भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, अर्थात भारत का विस्तार दक्षिण में पिग्मेलियन पॉइंट तक है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर है। ठीक है। पाक जल संधि पाकिस्तान एवं भारत के बीच स्थित है। पाक जल संधि पाकिस्तान एवं भारत के बीच में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत कथन चुनना है आपको, कौन सा कथन गलत है, कौन कौन से कथन गलत हैं। अब इसमें ऑप्शन दिए नहीं, तो गलत बता देता हूँ मैं। इसमें ऑप्शन इसने कूट वाला नहीं दिया। देखो कौन सा कथन असत्य है, भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, बिल्कुल ये सत्य है। पिग्मेलियन पॉइंट याद रखना है, पिग्मेलियन पॉइंट को, भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, या इसे बोलते हैं पार्शियन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, पार्शियन पॉइंट, या इसे ही बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। इसे ही बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इसे ही बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई। अब ये कुल समुद्री सीमा आ गई है। कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो समुद्री सीमा का मतलब है तटीय सीमा। तटीय सीमा, तो देखो तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, और तटीय सीमा में द्वीप समूह की लंबाई शामिल करने पर 7516.6 किलोमीटर। समझ में है ना, तो ये हो जाती है 7516.6। इसका मतलब ये भी सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई, अब कुल समुद्री सीमा में हम तटीय सीमा के साथ साथ में द्वीप समूह की भी शामिल कर लेते हैं, तो 7516.6 आ जाती है, तो लगभग 7500 है, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, पाक जल संधि पाकिस्तान एवं भारत के बीच में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। पाक जल संधि पाकिस्तान एवं भारत के बीच में नहीं है। पाक जल संधि भारत और किसके बीच में है, श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका के बीच में स्थित है। श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसको पार्शियन पॉइंट कहते हैं, पार्शियन पॉइंट, ये किस पर है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो यहाँ पे 6 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। एग्जैक्ट इसका 6:45 है, लेकिन 6:30 है, तो इसका मतलब ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि अपन ने देखो 7500 को लगभग सही माना है। यहाँ 7516 है, 7516.6, तो अपन ने 7500 को सही मान लिया। तो यहाँ भी अपन 6 डिग्री 45 मिनट एग्जैक्ट ये है,
तो यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट, ये भी सही है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ये क्लियर है ये चीज़ें? तो याद रखना, इसमें कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है, सी सही नहीं है, सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे मित्रों। अरुणाचल प्रदेश की तुलना में, अरुणाचल प्रदेश की तुलना में, अरुणाचल प्रदेश की तुलना में द्वारिका में सूर्य उदय 2 घंटे देर से होता है। तो द्वारिका कहाँ पड़ता है आपका? द्वारिका कहाँ पड़ता है? द्वारिका पड़ता है गुजरात में। द्वारिका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। द्वारिका पड़ता है गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश की तुलना में द्वारिका में सूर्य उदय 2 घंटे देर से होता है। तो द्वारिका गुजरात में पड़ता है। द्वारिका अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री कहाँ पे स्थित है? पूर्व में स्थित है। द्वारिका अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो क्या सही आंसर होगा? बताओ। ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत, आर सही। क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सी, क्योंकि इसमें ए सही है, आर गलत है। अरुणाचल प्रदेश की तुलना में द्वारिका में सूर्य उदय 2 घंटे देर से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन द्वारिका अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री पूर्व में नहीं है। 30 डिग्री कौन से भाग में है? पश्चिम में है। 30 डिग्री कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। पश्चिम में पड़ता है, यानी कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। 30 डिग्री पूर्व में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री पूर्व में नहीं है, 30 डिग्री पश्चिम में पड़ता है। तो आपको पता है द्वारिका और अरुणाचल प्रदेश के जो देशांतर हैं उनमें कितने का अंतर है? 30 डिग्री का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य के प्रकाश को गुजरने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। टोटल समय कितना हो जाएगा? 3 4 12, 120 मिनट। घंटे में परिवर्तित करो तो कितने आ जाएंगे? 2 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए? 2 घंटे। तो ये सही है, यार गलत है। नेक्स्ट, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? ये तो मैंने कल परसों ही बताया था। अन्य आर्थिक क्षेत्रफल, अन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, जिसको बोलते हैं EEZ। ये मैंने आपको कल परसों ही बताया था, EEZ, जिसको मैंने नोटिकल मील में बताया था, नोटिकल मील में, नोटिकल मील में। तो ये आ जाएगा इसका 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है, 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको कल बताया था, 2-4 दिन पहले बताया था कि EFZ 24 नोटिकल मील और EEZ 200 नोटिकल मील, समझ में ना। और ओपन सी कितना है? 200 से आगे, 200 नोटिकल मील से आगे ओपन सी आता है। तो याद रखना 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो भारत का EEZ जो है 2.2 मिलियन। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ लेता है। नेक्स्ट है, शिवालिक हिमालय का निर्माण कब पूरा हुआ था? जो शिवालिक हिमालय है इसका निर्माण कौन से काल में पूरा हुआ? प्लायोसीन काल के प्रारंभ में इसका पूरा हो गया था निर्माण, प्लायोसीन काल के अंत में, प्लिस्टोसीन काल में और होलोसीन काल में। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, शिवालिक हिमालय का निर्माण कब पूरा हो गया था? तो याद रखना, शिवालिक जो श्रेणी है ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम है।
सबसे नवीनतम श्रेणी है। नवीनतम श्रेणी है, ये शिवालिक की सबसे नवीनतम श्रेणी है। समझ में है ना, जिसका निर्माण हो गया था प्लीस्टोसीन काल में। जिसका निर्माण कौन से काल में हो गया था? प्लीस्टोसीन काल में हो गया था। जिसका निर्माण पूरा हो गया था प्लीस्टोसीन काल में, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका निर्माण कौन से काल में हो गया था? प्लीस्टोसीन काल में हो गया था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत के नीचे दिए गए मानचित्र में किस संरचना को प्रदर्शित किया गया है? भारत के नीचे दिए गए मानचित्र में किस संरचना को प्रदर्शित किया गया है? यहाँ पे ये वाला यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कडप्पा युग की चट्टान है, विंध्यन युग की चट्टान है, गोंडवाना युग की चट्टान है। बताइए, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कडप्पा युग की चट्टान है, विंध्यन युग की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो भारत के नीचे दिए गए मानचित्र में किस संरचना को प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कडप्पा युग की चट्टान है। यहाँ पे कौन से युग की चट्टान है? कडप्पा युग की। कडप्पा युग की यहाँ पे चट्टान पाई जाती है। कडप्पा युग की क्या पाई जाती है? चट्टान। यहाँ पे कडप्पा युग की चट्टान है। नेक्स्ट, भारत में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से काफ़ी विषमता देखने को मिलती है। यानी कि भारत में जो भूगर्भिक संरचना है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी विषमता पाई जाती है। भारत का प्रायद्वीप पठार प्राचीनतम स्थलाकृति पेंजिया का एक भाग है। पेंजिया का एक भाग है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? क्या सही आंसर इसका देखने को मिलेगा? क्या सही होगा? भारत में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से काफ़ी विषमता पाई जाती है। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम स्थलाकृति पेंजिया का ही भाग है। तो बोलो क्या सही है? बिल्कुल सही है, बी सही होगा, क्योंकि ये आर ए की व्याख्या थोड़ी कर रहा है भाई। भारत में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से काफ़ी विषमता पाई जाती है। तो विषमता का कारण इसमें ये नहीं बताया कि प्रायद्वीप पठार प्राचीनतम स्थलाकृति पेंजिया का भाग है। तो ये बात भी सही है, भारत का प्रायद्वीप पठार प्राचीनतम स्थलाकृति पेंजिया का एक भाग है। तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आर्कियन क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आर्कियन युग की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये चट्टानें रवेदार होती थी। आर्कियन युग की चट्टानें रवेदार हैं। इन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है और हिमालय क्षेत्र में इन चट्टानों का अभाव है। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। असत्य बताना है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें रवेदार होती थी, बिल्कुल सही है। इन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्कियन युग की चट्टानों से तो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी है। आर्कियन युग की चट्टानों से तो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी है, तो बिल्कुल सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो थी इसमें ज्वाइंट्स नहीं पाए जाते थे। ज्वाइंट्स नहीं, तो जीवाश्म नहीं। समझ में है ना? बिल्कुल सही है। और कह रहा है हिमालय क्षेत्र में इन चट्टानों का अभाव है, ये गलत है, क्योंकि पाई जाती हैं, प्राप्त होती हैं। आर्कियन युग की चट्टान हिमालय में प्राप्त होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, हिमालय क्षेत्र में इन चट्टानों का अभाव है, ये असत्य है। बाकी ये सही सत्य है, ये चट्टान रवेदार होती हैं, सत्य है। इन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हुआ है, ये भी सत्य है।
इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, सत्य है, क्योंकि ज्वाइंट्स नहीं, दरार नहीं होती थी, तो ये बात भी सही है। हिमालय क्षेत्र में इनका अभाव है, ये बात गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टान ये प्राचीनतम परतदार चट्टान होती थी, ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है। ठीक है, इनका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ, इनका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। ये चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित और विरूपित हो गई हैं। अब आपको देखना है कि सत्य देखना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। बताओ कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। देखो क्लियर है। पहली बात सत्य कि ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन से बनी है, आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन से बनी है, आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन से बनी है, यानी कि उनके अपरदन से आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी हैं। और ये कैसी चट्टान है, कैसी चट्टान हो गई, अवसादी हो गई। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इनका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। समझ में है ना? तो आपको याद रखना है कैम्ब्रियन से पूर्व आर्कियन बनी हुई है, तो ये बिल्कुल बात गलत है कि इनका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण जो है कैम्ब्रियन काल में हुआ है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, नो। समझ में है ना? कैम्ब्रियन काल की ये कह रहा है कि इनका निर्माण, तो आपको पता है अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है, प्री कैम्ब्रियन काल में, तो अपरदन तो बात की बात है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं। दूसरा कह रहा है, ये कह रहा है कि ये चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं। तो देखो ये किससे बनी है? आर्कियन युग की चट्टानों से जो चट्टान बनी है वो बनी है धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी है। तो आर्कियन युग की चट्टानों में फोसिल्स नहीं, तो इन चट्टानों में भी फोसिल्स नहीं। इनमें धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा, कौन से खनिज? धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा, धात्विक खनिज इसमें सबसे ज़्यादा। क्योंकि फोसिल्स कहाँ से आएंगे? जब आर्कियन युग की चट्टानों में, मैंने पीछे बताया आपको कि फोसिल्स नहीं होते हैं, तो ये फोसिल्स रहित होती हैं, फोसिल्स फ्री हैं। बिल्कुल सही है, फोसिल्स फ्री, क्योंकि अपन ने एक ही मिनट पहले पढ़ा था कि आर्कियन युग की चट्टानें हैं उसमें फोसिल्स नहीं, ज्वाइंट्स नहीं, फोसिल्स नहीं, तो इसमें फोसिल्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, पहला सही, तीसरा सही। ये चट्टान अत्यधिक रूपांतरित और विरूपित हो गई है, बिल्कुल सही है, ये अत्यधिक रूपांतरित और विरूपित हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं चट्टानों में धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानों की संज्ञा दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अब ये मत सोचना कि ये जैसे आर्कियन युग की चट्टानों के अवसाद के जमाव से बनी है, समझ में है ना? तो ये मत सोचना कि सर इसमें कोयला, तेल, गैस, अरे भैया वो इसमें केवल धात्विक खनिज है, ये अवसाद के जमाव से बनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसमें फोसिल्स नहीं, तो इसमें भी फोसिल्स नहीं। भारत की किस संरचना में लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिजों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चट्टान है वो अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि जो भारत है, तो भारत की ऐसी कौन सी चट्टान समूह है जिसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है? तो धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा धारवाड़ में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ही तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानों की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान है, महत्वपूर्ण चट्टान, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है,
दक्कन ट्रैप का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। भारत की कुड़प्पा संरचना में ही पाए जाते हैं। भारत की कुड़प्पा संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो भारत की कुड़प्पा संरचना में पाए जाते हैं। दूसरा है कडप्पा संरचना में जीवाश्म पाए जाते हैं। भारत में कुड़प्पा संरचना पाई जाती है। भारत की कुड़प्पा संरचना में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुड़प्पा संरचना ही भारत में पाई जाती है, ये है। कुड़प्पा संरचना में जीवाश्म पाए जाते हैं। कुड़प्पा संरचना में फोसिल्स पाए जाते हैं। क्या सही आंसर होने वाला है? वापस असत्य पूछ रहा है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ करम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, धारवाड़ करम की चट्टानों से हुआ है। तो देखो प्री कैम्ब्रियन काल की बात करें तो वो आर्कियन के बाद का है। आर्कियन जो युग है, आर्कियन युग के बाद का है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल समझ में है ना, प्री कैम्ब्रियन। और आर्कियन युग के बाद में जो चट्टान बनी है वो कौन सी बनी है? धारवाड़ बनी है। तो सिंपल है, प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़। तो याद रखना है अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ करम की चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। दक्कन ट्रैप का निर्माण बैसाल्ट से हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। और ज्वालामुखी के निक्षेप हमारे, यानी कि ज्वालामुखी के प्रमाण कब मिले हैं? क्रिटेशियस युग में मिले हैं। क्रिटेशियस युग में मिला है। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत में कुड़प्पा संरचना में पाए जाते हैं। कुड़प्पा संरचना में जीवाश्म पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो कुड़प्पा संरचना में फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। कुड़प्पा संरचना में फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? कुड़प्पा संरचना में सबसे ज़्यादा चूना पाया जाता है। चूना पाया जाता है। चूना पाया जाता है। पाया जाता है। चूना पाया जाता है, याद रखना है, चूना पाया जाता है। तो फोसिल्स जो हैं ये कुड़प्पा संरचना में नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम चूना पाया जाता है। तो ये बात क्या है? गलत है, ध्यान रखना है। तो ये इसका असत्य हो गया डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये गलत है, फोसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है आर फाउंड ओनली द कुड़प्पा फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसमें ये लिखा हुआ है भारत की कुड़प्पा संरचना में ही चूना पाया जाता है। चूना है, ये बीच में शब्द छोड़ दिया, चूना पाया जाता है। ये बीच में शब्द छूट गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया इसने क्या लिख दिया। भारत की कुड़प्पा संरचना में ही चूना पाया जाता है। तो चूना कुड़प्पा संरचना में खूब पर्याप्त पाया जाता है, याद रखना है, इसलिए इसमें फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक के चित्रदुर्ग और शिमोंग, इनमें किस संरचना की चट्टान पाई जाती है? तो आपको पता है कर्नाटक का चित्रदुर्ग और शिमोंग, यहाँ से क्या निकलता है? इन दोनों से निकलता है लोहा अयस्क। कर्नाटक के शिमोंग से और चित्रदुर्ग से क्या निकलता है? लोहा अयस्क। और आपको ये भी पता है लोहा अयस्क कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। लोहा अयस्क कैसा खनिज है? धात्विक। और आपको पता है धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में है? धारवाड़ करम की चट्टानों में। धात्विक खनिज कौन से करम की चट्टानों में? धारवाड़ करम की चट्टानों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी, धारवाड़ करम की चट्टानों में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है भारत की पुरातन से नवीन संरचना की ओर निम्नलिखित चट्टानों का सही क्रम क्या है? यानी कि ये कह रहा है कि भारत की पुरातन का मतलब होता है प्राचीन। भारत की पुरातन का मतलब होता है प्राचीन। तो भारत की पुरातन चट्टानों से नवीन संरचना की ओर चलते हैं तो कौन सा क्रम सही है? धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन। तो आपको याद रखना है, मैं सारी बता दूं। सबसे प्राचीन कौन सी है? आर्कियन। फिर आर्कियन के बाद में धारवाड़, फिर है कडप्पा। अरे चल जा पैन जी। कडप्पा, विंध्यन,
गोंडवाना, ये लो आप कर लो। तो इसमें धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन। तो सबसे नंबर पहले आएगा 1, सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद में 2, फिर 2 के बाद में 2 के बाद में 4 और फिर 3। तो आंसर आ गया सी। आंसर क्या आ गया? सी। आंसर आ गया है सी। आपका आंसर क्या आ गया है? सी आ गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की पुरातन से नवीन संरचना की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? ये ध्यान रखना है, सी। तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे, बाकी की बात अपन कल करेंगे क्योंकि क्लास प्रीमियर थी, लाइव नहीं थी। और करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे और कार्टोग्राफी की क्लास रात को 9 बजे होती है। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं अभी तो बहुत सारे, तो उन क्वेश्चन को भी अपन करेंगे। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस कोर्स, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 21 सब्जेक्ट आपके लिए चल रहे हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, क्विज, डाउट क्लियर सेशन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें? तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल करके यहाँ पे मैनेज यूर गोल में नाटा डाल दें, तो ये आ जाएगा नाटा यूजीसी नेट। समझ में है ना? और यहाँ पे आपको फ्री प्लस ऐसे सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे प्लस डालना है। प्लस डालने के बाद में वो पूछेगा कि सेलेक्ट प्लस और सेलेक्ट आइकोनिक। आइकोनिक में थोड़ा सा क्या है, पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू की तैयारी, ये चीज़ एक्स्ट्रा है। तो आप दोनों में से जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। ठीक है, दोनों की फ़ीस की बात करें तो इसकी 1 मंथ की 2610, 3 मंथ की 1825, 6 मंथ की 1608 पर मंथ के हिसाब से पड़ती हैं ये, तो 10,125 हो गई है, 12,375, 18,000 हो गई है। अब बढ़ेगी फ़ीस, 31 तक है ये फ़ीस। और इधर आइकोनिक में 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की 40,500 है। अगर आपको कोई सा भी लेना है उसके लिए रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र10, जिससे 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा आपको। अब आइकोनिक में देखो ये बेनिफिट्स फालतू हैं, ये बेनिफिट्स हैं जैसे पर्सनल कोच है, वीकली रिव्यू है, स्टडी प्लानर है, स्टडी बूस्टर सेशन है, ठीक है, डाउट सोल्व सेशन है आपका, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। और बेटा ये चीज़ें आपको मतलब एक कोच मिलता है, एक टीचर, ट्रेंड टीचर आपको मिलता है जो आपकी मतलब आपको पर्सनली पढ़ाने वाला। कुल मिला के बात ये है। तो ये आइकोनिक है। इसके लिए रेफरल कोड यूज करें मेरा राजेंद्र10। ठीक है, तो राजेंद्र10 रेफरल कोड लगाने से आपको फीस में 10% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। जो आज पहली बार है वो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।